करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। प्राचीन समय से ही, एंशियंट टाइम से ही कई प्रयास किए गए और क्लासिफिकेशन किया गया। किसका क्लासिफिकेशन किया गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का को क्लासिफाई किया गया। अरिस्टोटल सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया क्या चीज अपना करके? साइंटिफिक आधार को अपना करके। यानी अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इन्होंने ही साइंटिफिक बेसिस को अपनाया लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करने के लिए। क्लासिफिकेशन की समय समय पर जरूरत महसूस हुई और क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिज्म्स को। क्या चीज जानने के लिए? कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में क्या रिलेशनशिप होता है और उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि नहीं है, इसको जानने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। अरिस्टोटल ने सबसे पहले यूज किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आधार बनाया प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब हुआ एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहर से प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बाहर का जो कैरेक्टर दिखाया था उसे क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एक्सटर्नल अपीयरेंस। यानी प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए ये आधार बनाया इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स के हाइट को लिया। वैसे तो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे प्लांट के स्टेम का हाइट आ जाएगा, प्लांट्स के फ्लावर का कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट के आधार पर, यहाँ पे हाइट और स्टेम उनका कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, उसको आधार बना करके प्लांट के लिए क्लासिफाई किया हर्ब में, सर्व में और ट्री में। हर्ब में वे प्लांट आते हैं जिनका स्टेम सॉफ्ट होता है, हाइट जो होता है बहुत ही कम होता है। सर्व में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिसका स्टेम जो होता है स्लाइटली वुडी होता है, स्लाइटली वुडी होता है और इनका जो इस प्लांट जो हाइट होता है हर्ब से ज्यादा होता है। ट्री जो होते हैं इनका हाइट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, काफी लंबे होते हैं ये इन दोनों की अपेक्षा, और ये वुडी होते हैं। कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। यानी अरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आधार बनाया। अब फिर अरिस्टोटल ने एनिमल को डिवाइड किया दो ग्रुप में, इन एमा और एन एन। एनिमा में ऐसे एनिमल को रखा गया जिसमें रेड ब्लड था और एनिमा में ऐसे एनिमल को रखा गया जिसमें रेड ब्लड नहीं था, विदाउट रेड ब्लड।
था, रेड ब्लड प्रेजेंट था, उसको रखा गया एनाइमा में, और ऐसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट था उसको रखा गया एनाइमा। इसको आधार बना करके एनिमल को डिवाइड किया गया था दो ग्रुप में। अब इसके बाद कई किंगडम बने, कई क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अब बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। किसने दिया? लीनियस ने दिया। और लीनियस ने क्या किया? लिविंग ऑर्गेन्स को क्लासिफाई किया 2 किंगडम में, 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में रखा गया एल्गी को, फंजाई को, बैक्टीरिया को, ब्रायोफाइटा को, टेरोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म। इन सबको किस में रखा गया? किंगडम प्लांटी में। और एनिमेलिया में जो कई फाइलम आते हैं, जैसे क्या कहते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिन्थस, हेलमिन्थस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, और कार्डिया। यहाँ पे किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में आधार बनाया गया। जैसे प्लांटी में, यानी जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं, सिंगल होता है वो। इसमें मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। और इसमें सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब जो है आधार बनाया गया अलग अलग करने के लिए प्लांटी और किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। और क्या आधार बनाया गया इसमें? इसमें न्यूट्रिशन को देखा गया। प्लांटी जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जितने प्लांट होते हैं वो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं।
ये जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इसमें ग्रोथ जो होता है अनलिमिटेड होता है, ग्रोथ हमेशा होता रहता है। इसमें जो होता है ग्रोथ जो होता है लिमिटेड होता है। इसमें लोकोमोशन नहीं होता है, लोकोमोशन एब्सेंट होता है। फिक्स होते हैं एक प्लेस पे, फिक्स्ड एट वन प्लेस बाय रूट। इसमें क्या होता है लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन करते हैं। और ये स्टिमुलस के प्रति जो है तुरंत जो है रिस्पांस को शो नहीं करते हैं, और ये जो है तुरंत क्विक रिस्पांस टू द स्टिमुलस, तुरंत ये रिस्पांस को शो करते हैं किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब बात करेंगे हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और इससे पहले हम बात करेंगे जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बारे में। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो बनाया गया था वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, क्योंकि बाद में और नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। और जब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया गया तो उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो प्रोकैरियोट्स थे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और कुछ यूकैरियोट्स थे। यूकैरियोट्स में कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। तो इसलिए वो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था वह नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्कवर होने के साथ वो पर्याप्त नहीं था कि उनको जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा जाए। बाद में तीसरा किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। ये बनाया गया किसके द्वारा, अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, को क्लासिफाई किया थ्री किंगडम। वो किंगडम क्या था, प्लांटी था, प्रोटिस्टा था और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में एलगी को रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया, स्लाइम मोल्ड को रखा गया, फंजाई को रखा गया, प्रोटोजोन को रखा गया। आधार क्या बनाया गया, इसमें कमी थी, लैक ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, यानी कि इसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी की कमी थी,
इसी को आधार बना करके थर्ड प्रोटिस्टा, बाद में प्रोटोजोन सिंगल सेल यूकैरियोट्स होने के नाते इन सबको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बाद में इनको क्या किया गया, ये जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया गया था, पहले तो एक ही में रखा गया, एल्गी को, बैक्टीरिया को, स्लाइम मोल्ड को, फंजाई को, प्रोटोजोन को आधार बनाया गया था, क्योंकि इन सब में जो है टिश्यू डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी नहीं होती है, एब्सेंट होता है। बाद में क्या किया गया, इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, और इनके लिए अलग से, यानी बैक्टीरिया के लिए या जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया। वो चौथा किंगडम था मोनेरा। चौथा किंगडम क्या था, मोनेरा। तो उसको क्या कहते हैं, फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो किसके द्वारा दिया गया था, कोपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, कोपलैंड के द्वारा। यहां पे कुछ लिमिटेशन है थ्री किंगडम सिस्टम के। क्या क्या लिमिटेशन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेट नहीं किया गया था। यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, बाकी प्रोटोजोन, फंजाई, एल्गी, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं। यहाँ पे इनको सेपरेट नहीं किया गया है, ठीक। सेकेंड क्या है, दोनों यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ साथ रखा गया है, किसमें, प्रोटिस्टा में। दोनों को, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को साथ साथ किसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा में। तो ये क्या है, ये लिमिटेशन है थ्री किंगडम सिस्टम के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात अगले लेक्चर में की जाएगी। लेक्चर आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।